हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज है मंथ का फर्स्ट डे, 1 सितंबर। तो आज के करंट अफेयर को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, सारे क्वेश्चन सारे फैक्ट आराम से सुनिए, एक एक फैक्ट को नोट कीजिए और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। वहीं पर आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की। चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं 1 सितंबर के पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। देखिए, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? यह इंडेक्स 2025 में आया है, 2024 के डेटा पर आधारित है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स इंडेक्स का इंटरनल डेटा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। तो यह हो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, भारत का जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। अच्छा, किस चीज को इस इंडेक्स में देखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है? तो ये जो इंडेक्स है ना, एनर्जी एफिशिएंसी को मापता है। किसी भी राज्य में उस राज्य की एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब कम एनर्जी का यूज करके, सही तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके, कम से कम एनर्जी का यूज करने के बाद भी वो उतने ही प्रोडक्टिविटी या काम को कर ले रहे हैं, ये होती है एनर्जी एफिशिएंसी। तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को जारी करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर को। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ही उसकी एक संस्था काम करती है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये एक दूसरी संस्था के साथ मिलकर, जिसका नाम है अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, इसके साथ मिलकर इस इंडेक्स को डेवलप करती है और फिर इस इंडेक्स को जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। 7 सेक्टर को कवर किया जाता है, 7 सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी को देखा जाता है और स्टेट को 66 अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर रैंक दी जाती है। यहां पर रैंक 1 2 3 इन आधारों पर नहीं दी जाती, बाद में बताऊंगा कैसे दी जाती है। पहले यह समझ लो कि 7 सेक्टर कौन कौन से हैं। तो बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव्स, इंडस्ट्री, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, म्यूनिसिपल सर्विसेज, इन सभी सेक्टर में कितनी ज्यादा ऊर्जा दक्षता या एनर्जी एफिशिएंसी को राज्य ने प्राप्त किया है, इस क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया है, कितनी अच्छी पॉलिसीज स्टेट ने बनाई है, इसके आधार पर स्टेट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ओके, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। अब इन 4 कैटेगरीज में एक होता है 60% से ऊपर, जिसने एनर्जी एफिशिएंसी अपने एम को अचीव किया है, मतलब बहुत अच्छा काम किया है, तो इससे कहा जाता है फ्रंट रनर। 60% या उससे ऊपर की कैटेगरी फ्रंट रनर में, मतलब जिसने सबसे अच्छा काम किया है, यह है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु। फिर 50 से 60% की जो कैटेगरी होती है उसे कहा जाता है अचीवर कैटेगरी, मतलब जिन्होंने काम तो अच्छा किया है लेकिन अपने पिक को ये प्राप्त नहीं कर पाए, तो इनको अचीवर कैटेगरी में डाला जाता है, जैसे असम और केरला को इंक्लूड किया गया है। फिर आता है 30 से 50% तक अपने लक्ष्य को जिन्होंने प्राप्त किया, मतलब जिन्होंने अच्छी शुरुआत की और वो काम तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक वैसा काम नहीं कर पाए, तो काम तो इन्होंने स्टार्ट किया है अच्छा, तो कंटेंडर कैटेगरी बनाई गई है 30 से 50% तक। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और यूपी कंटेंडर कैटेगरी में शामिल किए गए। फिर आते हैं 30% या उससे कम में, इन्हें कहा जाता है एस्पिरेंट्स कैटेगरी, मतलब जिन्होंने शुरू तो किया है लेकिन इन्होंने कोई ज्यादा खास अचीवमेंट नहीं किया, इनको करने की जरूरत है, तो ये होते हैं एस्पिरेंट कैटेगरी, जिसमें बाकी राज्यों को डाला गया। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो सबसे अच्छा एनर्जी एफिशिएंसी में प्रदर्शन करने वाले स्टेट महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा रहे हैं। तो इस तरीके से ये 4 कैटेगरीज को शामिल किया जाता है। तो आपको 1 2 3 ऐसे रैंक तो हम याद नहीं कर पाएंगे, तो आप इस तरीके से 4 कैटेगरीज को याद रखना। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स से 2018 में इसको शुरू किया गया था, हर साल इसे जारी किया जाता है। जारी करने का श्रेय मिनिस्ट्री ऑफ पावर को दिया जाता है। स्टेट और अलग अलग सेक्टर्स में एनर्जी एफिशिएंसी और उसके लिए पॉलिसीज को मापना इस इंडेक्स का मुख्य कार्य है। 2025 में ये इसका 6ठा एडिशन है इस इंडेक्स का। बीच में कुछ साल इसे लॉन्च नहीं किया गया कोविड के कारण, तो अब ये 6ठा एडिशन इसका लॉन्च किया गया। ठीक है, जो संस्था
लॉन्च करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, और जो बनाती है इसके अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसका काम ही एनर्जी एफिशिएंसी को इंडिया में बढ़ावा देना है। 1 मार्च 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट में प्रॉपर एक्ट के माध्यम से इस संस्था की स्थापना की गई। इस एक्ट का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो इसके द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ही यह संस्था काम करती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री पूछी जाएगी, इंडेक्स कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक इंडिया में हर साल मनाया जाता है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। ये एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक को याद रखिएगा। 1 सितंबर जो पहला दिन शुरू हो रहा है सितंबर का, 7 सितंबर तक इसे मनाया जाता है। उद्देश्य आप सभी को समझ में आ जाएगा, इंडिया में न्यूट्रिशन को लेकर अवेयरनेस बढ़ाना, क्योंकि इंडिया में हम खाते तो काफी है ना, ये हमारी एक बहुत ही बेसिक नीड है कि हम खाते बहुत है इंडिया में, कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है न्यूट्रिशन की कमी होती है हमारे फूड में। जंक फूड है ना, फास्ट फूड, इनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो न्यूट्रिशन को लेकर अवेयरनेस फैलाना मुख्य उद्देश्य है नेशनल न्यूट्रिशन वीक को मनाए जाने का। वीक को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये दोनों के द्वारा आयोजित किया जाता है संयुक्त रूप से। 2025 में इट राइट फॉर अ बेटर लाइफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक की थीम है। सबसे पहली बार 1982 में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसकी शुरुआत की थी। आगे चलकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इससे जुड़ा, क्योंकि हेल्थ के सेक्टर की बात है यहाँ पर, तो अब ये दोनों मिलकर इसका आयोजन करवाते हैं, लेकिन शुरुआत 1982 में की जा चुकी थी। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया को पहली बार इंटरपोल के द्वारा पर्पल नोटिस जारी किया गया। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां स्थित? इंटरपोल विश्व की पुलिस कहलाती है, या इंटरनेशनल पुलिस इसे कहा जाता है। वर्ल्ड का वॉचमैन भी इसे कहा जाता है ना। तो इंटरपोल इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है फ्रांस के लियोन शहर में। अभी रिसेंटली हुआ यह है कि इंटरपोल ने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्पल नोटिस जारी किया। एक्चुअल में इंडिया की जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जिसे ईडी कहा जाता है ना, प्रवर्तन निदेशालय से हिंदी में कहा जाता है, इसने डिमांड की थी इंटरपोल से कि आप पर्पल नोटिस जारी करो। तो पहली बार हुआ है कि इंडिया के लिए पर्पल नोटिस जारी किया गया है इंटरपोल के द्वारा। होता क्या है समझो, क्यों ईडी ने कहा कि पर्पल नोटिस जारी किया जाए। देखिए, इंडिया में ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है ना। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ट्रेड के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना। विदेशों में क्या किया जाता है, शेल कंपनीज बना दी जाती है, उनमें क्या होता है, कोई भी पैसा डालता है, शेल कंपनीज जो होती है वो इंडिया में अलग अलग चीजों में उसको इन्वेस्ट करती है। उससे क्या होता है, एक प्रोसेस है जिससे ब्लैक मनी को इंडिया में व्हाइट के तौर पर व्हाइट कर दिया जाता है। यहां से ब्लैक मनी ट्रांसफर करके किसी और देश में व्हाइट कर दिया जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इस पर पकड़ बनाने के लिए, इसको प्रतिबंधित करने के लिए जरूरी है कि भाई जिन देशों में शेल कंपनियां बन रही है उनकी इंडिया को मदद मिल सके, वो अपने यहां पर ऐसी इलीगल एक्टिविटीज को बंद करे। फॉर एग्जाम्पल, हर जगह पर इंडिया में काफी सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता है। काफी सारे सेक्टर हैं। मूवीज का सेक्टर ले लो, ये बहुत बड़ा एक सेक्टर माना जाता है ब्लैक को व्हाइट करने का। तो आपने देखा होगा काफी मूवीज ऐसी आती है जिनका बजट बहुत ज्यादा रहता है ना। 500 करोड़ बजट है, 800 करोड़ बजट है, 600 करोड़ बजट है, और पता चल रहा मूवी 50-100 करोड़ भी नहीं कमा पा रही है। और जब मूवीज देखते हैं तो हमको पता चलता है कि उसमें भाई इतना पैसा कहाँ खर्च कर दिया। तो ये आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं पैसा रोटेट भी किया जाता है। एक कोई एलिगेशन नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे अलग अलग सेक्टर में पैसा इस तरीके से रोटेट होता है, ब्लैक मनी व्हाइट के रूप में रोटेट होती हुई हमको दिखाई देती है। तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई सारी कंपनीज, क्या होता है, कई सारी कंपनीज और लोग जो होते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए ट्रेड का यूज करते हैं। सबसे सही तरीका उनको दिखता है ब्लैक को व्हाइट करने का। शेल कंपनीज बनाते हैं, फेक शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, भारत से ट्रेड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को करते हैं।
तो इसकी जांच के लिए ईडी ने इस केस को लेकर इंटरपोल से मदद मांगी थी कि आप पर्पल नोटिस जारी करो। अब क्या होता है, अगर इंटरपोल पर्पल नोटिस जारी करता है तो अब क्या होगा कि इंडिया अपनी जो भी जानकारी वो साझा कर पाएगा इन देशों के साथ जहां से शेल कंपनियां बन रही है, रन कर रही है, इंडिया में पैसा आ रहा है, और इंडिया को भी वो देश मदद करेंगे उन शेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने में और ईडी को उधर भी जांच करने में। तो क्या होता है, पहले तो हम अपनी बाउंड्रीज के बाहर हमारी ईडी काम नहीं कर सकती क्योंकि हमारी देश की संस्था है, ये कभी भी नेपाल में, स्विट्जरलैंड में, अदर जगह जाके तो कोई काम कर नहीं पाएगी। तो उसके लिए मदद चाहिए रहेगी इंटरपोल की। तो इंटरपोल की जो मेंबर कंट्रीज है उसमें अगर पर्पल नोटिस जारी किया जाता है तो वो कंट्रियां बाध्य हो जाती है इंडिया की अब मदद करने के लिए। वो सारी जानकारी इंडिया को प्रोवाइड करेगी और इंडिया उनको जानकारी प्रोवाइड करेगा कि ऐसे ऐसे ये अपराध हो रहा है तो आप भी प्रतिबंध लगाओ। तो सामने वाला देश भी उसके खिलाफ काम करेगा और इस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको खत्म किया जा सकता है। ओके, तो ये पर्पल नोटिस है जो कि इंटरपोल ने जारी किया है। 8 तरह के नोटिस होते हैं जो कि इंटरपोल जारी करता है। रेड नोटिस, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, पर्पल और इस तरीके के स्पेशल नोटिस ये जारी करता है। अब इसमें क्या होता है, रेड कॉर्नर नोटिस आपने मूवीज में काफी सुना होगा, जो ऐसा होता है कि भाई इंटरनेशनल अपराधी है, हमारे देश से भागकर किसी और देश में चला गया, उसको पकड़ने के लिए अब हमारी पुलिस तो जा नहीं सकती ना, हमारे देश की सीमा के बाहर तो काम करेगी नहीं, तो फिर इंटरपोल उसको पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है और फिर उसको वहां पर पकड़ के इंडिया भेजा जाता है। तो ये भी एक नोटिस है, पर्पल नोटिस है, और ऐसे अलग अलग नोटिस है। यहाँ पर इनकी ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, पर इस तरीके से 8 नोटिस जारी करता है इंटरपोल। आई होप आप समझ पाए होंगे इन चीजों को। तो भारत में चल रहे ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानकारी अब सभी इंटरपोल के देशों को दी जाएगी और वो इसे रोकने में इंडिया की मदद करेंगे। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है, वर्ल्ड की पुलिस कहलाती है। ये दुनिया की पुलिस के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाना और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ये काम करती है। 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना की गई। फ्रांस के लियोन शहर में इसका हेडक्वार्टर है और अहमद नासिर अल रईसी इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं। ठीक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो कि इंडिया में ईडी, भारत में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ओके, जो इकोनॉमिक लॉ है उनको लागू कराना है ना, और इनसे संबंधित क्राइम्स को रोकना, ये काम होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का। आपने इंडिया की राजनीति में इसका बहुत नाम सुना होगा, मूवीज में काफी नाम सुना होगा। तो ये संस्थाएं काम करती है, छापा मारती है कहीं पर भी जिस पर भी अवैध रूप से इकोनॉमी लॉस को तोड़ने का आरोप है, आर्थिक अपराध का आरोप है, जिसने घोटाला कर दिया, कुछ कर दिया, तो आपको ये संस्था सुनने को मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये काम करती है। 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्थापना की गई। प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है हिंदी में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। राहुल नवीन जो कि आईआरएस अधिकारी हैं, इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर हैं। ओके, आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि यूपीएसआई 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए मूल विधि और संविधान का आप ई बुक ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज ई बुक आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में इसकी मैंने आपको लिंक दे दी है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये अभी आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी। तो स्पेशली यूपीएसआई के स्टूडेंट के लिए है आज का ऑफर ऑफ द डे, मूल विधि और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ई बुक है टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए। हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ज्वाइन करने वाली भारत की चौथी एयरलाइंस कौन बनी है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ज्वाइन करने वाली भारत की चौथी एयरलाइन बनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस। कौन बनी? एयर इंडिया एक्सप्रेस। पहले भी 3 एयरलाइन इंडिया की ऐसी है जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मेंबर है, अब चौथी बनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस। इसके काफी फायदे होंगे। देखिए, एयरलाइन को एक तो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है ना, वैश्विक पहचान मिलती है।
इसके अलावा जब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में कोई भी ज्वाइन करता है, कोई भी कंपनी ज्वाइन करती है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इंप्रूवमेंट करने में यह संस्था मदद करती है उस एयरलाइन की, और स्टैंडर्ड को चेक भी करती है समय समय पर, जिससे जो यात्री हैं, जो पैसेंजर है, वो भी सेफ रहते हैं। समय समय पर ये सेफ्टी ऑडिट भी करता है ऐसी कंपनीज का जो इसकी मेंबर है। तो इस तरीके से ग्लोबल ट्रस्ट जो पैसेंजर का है ना, किसी भी एयरलाइन कंपनी पर डेवलप होता है। तो इस संस्था को ज्वाइन किया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, एसोसिएशन को ज्वाइन किया है एयर इंडिया एक्सप्रेस ने, और इंडिया की चौथी एयरलाइन बन गई है। इसके पहले एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो, ये भी इस संस्था की मेंबर है, और अब चौथी बनी एयर इंडिया एक्सप्रेस। यहां पर आपको संस्था के बारे में समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का काम क्या है। पूरे वर्ल्ड में एयरलाइंस के लिए एक स्टैंडर्ड बनाता है। ये जो संस्था है इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड बनाती है और एयरलाइन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए काम करती है। एक ट्रेड एसोसिएशन समझिए, इंडिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस का एक ट्रेड एसोसिएशन है, जैसे उद्योग संघ होता है ना, कोई भी जो भी कंपनी के लिए जो काम करता है कंपनियों का संघ है। इस तरीके से एयरलाइंस के लिए एक ट्रेड एसोसिएशन है। तो एयरलाइंस के लिए स्टैंडर्ड बनाना, उनके एयरलाइन सेक्टर को, एविएशन सेक्टर को बूस्ट देना, उसके लिए काम करना इस संस्था का काम है। 19 अप्रैल 1945 में स्थापना की गई थी। 349 एयरलाइन पूरे वर्ल्ड में अभी इस संस्था की मेंबर है। 349 बहुत ज्यादा होती है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आपको पता है रिसेंटली 2025 में इसकी इंडिया में मीटिंग आयोजित की गई थी, 42 साल के बाद। 1983 में इंडिया में इसकी एक समिट हुई थी, और उसके बाद अब 2025 में ऑलमोस्ट 42 साल के बाद इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं एनुअल जनरल मीटिंग और समिट का आयोजन किया गया था जून मंथ में 2025 में इंडिया में। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, इसकी समिट इस बार 2025 में इंडिया में हुई है। ये एक रिपोर्ट भी जारी करती है, पता है, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट इसी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। एयर एविएशन सेक्टर से रिलेटेड अलग अलग कैटेगरीज में ये डाटा देता है। इसमें बताया गया है कि भारत की 5वीं रैंक है एविएशन सेक्टर के पावरफुल, सबसे एविएशन सेक्टर किसका है, तो इंडिया की 5वीं रैंक है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट इंडिया है। 5 की बात करें तो सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है यूएसए का, फिर चाइना, यूके, स्पेन, और 5वें नंबर पर है इंडिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किस देश में शांति स्थापना अभियान समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन, नाम सुना होगा, पीस, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की बात हमने पहले भी की है, वापस करेंगे, पर अभी ये समझो कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल खत्म करने वाला है पश्चिम एशियाई देश लेबनान में। आंसर सी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने डिसीजन लिया है कि 2026 के अंत तक जो भी पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहा है लेबनान में, उसको हम खत्म कर देंगे। ये डिमांड की गई थी अमेरिका और इजराइल के द्वारा, और इनके डिमांड पर ये पीस कीपिंग ऑपरेशन अब खत्म होगा, क्योंकि भाई ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है और काफी समय से चल रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम ये ऑपरेशन देखें ना, 1978 से चल रहा है लेबनान में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा। अभी तक जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पीस कीपिंग ऑपरेशन यूनाइटेड नेशन का प्राप्त नहीं कर पाया। पता है, इसको जब लेबनान में ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, पीस कीपिंग ऑपरेशन को, तो इससे नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन अंतरिम फोर्स इन लेबनान। 1978 में से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था कि लेबनान के साउथ में जो हिजबुल्ला का नेटवर्क है उसको खत्म करना। हिजबुल्ला को काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो कंट्रीज है वो आतंकवादी मानते हैं। तो लेबनान के साउथ में जो हिजबुल्ला का नेटवर्क है, एक तो उसको हटाना और लेबनान आर्मी की हेल्प करना, इसके लिए पीस कीपिंग ऑपरेशन शुरू किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1978 में। लेकिन अभी तक ये नेटवर्क खत्म नहीं हुआ। हिजबुल्ला संगठन जो है आज भी काम कर रहा है। ओके, लेबनान में
10,800 सोल्जर अभी तक तैनात थे इस मिशन के तहत। इसमें से 1,000 जो जवान है, जो सैनिक है, वो इंडिया के। क्योंकि क्या होता है, देखिए, यूनाइटेड नेशन जो संस्था है ना, उसकी खुद की कोई आर्मी नहीं है। यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर है ना, वो मेंबर कंट्रीज अपने सैनिक भेजती है, और ये सैनिक मिलकर बनते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। हर देश अपने सैनिक भेज सकता है, इंडिया ने भी भेजे रखे। अब ये जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट वाले देशों में काम करता है। किसी देश में अगर डिजास्टर आ गया है तो वहां काम करता है, किसी देश में युद्ध के हालात है, वॉर के हालात है, तो वहां पर शांति के लिए काम करता है ना। तो इस तरीके से ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है। 80,000 से ज्यादा सैनिक अभी भी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के अलग अलग देशों में कार्यरत थे। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। यूएसए के न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। जिन पियरी लेक्रोक्स ये वर्तमान में इसके प्रमुख है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपर को ही ब्लू बैरेट्स और ब्लू हेलमेट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन जो लेबनान में चल रहा था, ये 2026 के एंड तक खत्म हो जाएगा, ऐसा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अनाउंस किया है। ग्लोबल मेडटेक समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ग्लोबल मेडटेक मतलब मेडिकल सेक्टर में टेक्नोलॉजी को बूस्ट देना, इन मुद्दों पर चर्चा करना। इसके लिए ग्लोबल मेडटेक समिट का आयोजन किया गया है हाल ही में। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसने ग्लोबल मेडटेक समिट का हाल ही में आयोजन किया है नई दिल्ली में। मेडिकल टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना, उन पर चर्चा करना इस समिट का मुख्य उद्देश्य। और इस साल ये 17th ग्लोबल मेडिटेक समिट है नई दिल्ली में। समिट का इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने किया था। उद्देश्य समझ में आ गया, मेडिकल सेक्टर में टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना, इन मुद्दों पर चर्चा करना। एक पर्टिकुलर थीम भी रखी गई थी, लेकिन समिट की थीम हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप समिट की थीम छोड़ दीजिए। लेकिन 17th ग्लोबल मेडटेक समिट आयोजन कहां? नई दिल्ली में, 17वां एडिशन। ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत की जो इंडस्ट्रीज है, जो उद्योग है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उद्योगों के हितों के लिए काम करता है। 1895 में स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, और राजीव मेमानी कुछ समय पहले ही इस संस्था के अध्यक्ष अपॉइंट किए। हाल ही में चर्चित मिनर्वा एकेडमिक क्लब किस खेल से संबंधित है? मिनर्वा एकेडमिक क्लब ये फुटबॉल का बहुत ही फेमस क्लब बनता जा रहा है इंडिया में, इसीलिए चर्चा में भी। अभी हुआ ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स से इसने सम्मानित किया है मिनर्वा एकेडमिक क्लब को, क्योंकि ये इंडिया का ऐसा पहला क्लब बन गया है जिसने यूरोप में लगातार 3 फुटबॉल प्रतियोगिताओं को जीता है। ठीक है, यूरोपियन ट्रिबल को अचीव किया है। मतलब यूरोपियन ट्राइबल की बात करें तो मतलब 3 प्रतियोगिता, यूरोप की 3 फुटबॉल प्रतियोगिताओं को जीतने का श्रेय जाता है मिनर्वा एकेडमी क्लब को। ठीक है, ये जो क्लब है 3 बड़ी ट्रॉफीज को इसने यूरोप में जीता। अभी तक बहुत रेयर था कि ऐसा देखने को मिले, पर ये पहली बार देखने को मिला है। मिनर्वा एकेडमी ने 2025 में, इसी साल, ये जो क्लब है ना, एक गोथिया कप अपने नाम किया। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, स्वीडन में आयोजित किया जाता है गोथिया कप। फिर एक दाना कप आयोजित किया जाता है डेनमार्क में, और एक नॉर्वे कप आयोजित किया जाता है नॉर्वे में। फुटबॉल टूर्नामेंट है, इन तीनों में जीत हासिल की है। अंडर 14 के लिए ये कप करवाए जाते हैं, और जो हमारी टीम है जिसका नाम है मिनर्वा एकेडमी क्लब, ये भी अंडर 14 खिलाड़ियों की टीम है। तो इन्होंने ये 3 लगातार टूर्नामेंट अपने नाम किए, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने मिनर्वा एकेडमी क्लब को सम्मानित किया। तो फुटबॉल का बहुत ही फेमस क्लब है। इसमें गोथिया कप बहुत ही फेमस हो जाता है। ये किस देश में आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन स्वीडन में किया जाता है। इसको जीतना काफी टफ है, तो इंडियन टीम जीत के लाई है। इसे यूथ वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, गोथिया कप को। ठीक है, तो मिनर्वा एकेडमी क्लब पंजाब का क्लब है, फुटबॉल क्लब है। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। फुटबॉल का क्लब है कहां का? पंजाब का। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में ये साउथ कोरिया के ग्वांगझू में आयोजित की जाने वाली 2025। ठीक है,
तो साउथ कोरिया के ग्वांगजू में इस मंथ 5 तारीख से ये शुरू होगी और 12 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इस बार इस आर्चरी चैंपियनशिप का 53वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है। आर्चरी के लिए एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। वर्ल्ड आर्चरी इसका आयोजन करवाती है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आर्चरी खेलों को गवर्न करती है, काफी बार हम बात कर चुके हैं। तो इसके द्वारा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है, नॉर्मली 2 साल में एक बार। तो 2023 में इसके पहले बर्लिन के जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी और अब आयोजित की जाएगी साउथ कोरिया के ग्वांगजू नाम के शहर में। सबसे पहली बार 1931 में इसे शुरू किया गया था। अच्छा, 2023 में जब इसका आयोजन किया गया था जर्मनी के बर्लिन में, अभी का तो जब खत्म होगा 12 तारीख को तब हम इसकी टेली की बात करेंगे, लेकिन 2023 में जो 52 एडिशन आयोजित किया गया था, 52वां एडिशन, उसमें मेडल टेली में पहले स्थान पर इंडिया ही था इस आर्चरी वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। इंडिया ने उस वक्त 4 मेडल जीते थे, 3 गोल्ड थे और 1 ब्रॉन्ज था। तो बाकियों को तो छोड़ दो, पर इंडिया का याद रखो पहले नंबर पर ही था 4 मेडल के साथ। और अब इसका आयोजन किया जा रहा है साउथ कोरिया के ग्वांगजू नाम के शहर में। वर्ल्ड आर्चरी 4 सितंबर 1931 को स्थापित, स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है। चर्चित तितास नदी का उद्गम किस देश में? देखिए, तितास रिवर, इसका उद्गम इंडिया से ही होता है। वैसे स्टेट के ऑप्शन होते हैं ना तो और ज्यादा अच्छा होता कि भारत के किस स्टेट से इसका उद्गम होता है। तो तितास नदी, इसका उद्गम होता है भारत के त्रिपुरा राज्य से और ये नदी त्रिपुरा से बहते हुए जाती है बांग्लादेश और बांग्लादेश में मेघना नदी से मिल जाती है। अब आप बोलोगे सर अभी सुर्खियों में क्यों? इंडिया में जो त्रिपुरा स्टेट है, त्रिपुरा के सीएम हैं मानिक साहा, इन्होंने बांग्लादेश से परमिशन मांगी है तितास रिवर के पानी के यूज को लेकर। अब आप बोलोगे सर नदी तो इंडिया में ही बह रही है, त्रिपुरा में ही बह रही है, तो परमिशन क्यों चाहिए? एक ऐसी नदी है जो कि 2 देशों में बहती है, अगर उस पर 2 देशों में बहती है तो उस पर इंटरनेशनल लॉ लागू होते। अब तितास रिवर के अगर पानी को हमको यूज करना है, जैसे हमने सिंधु जल पर भी देखा ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर देखा है, इंडिया और चाइना के मध्य में उसके लिए साझेदारी है। तो इस तरीके से तितास रिवर भी क्योंकि इंटरनेशनल रिवर है तो इसके पानी के यूज को लेकर हमें परमिशन लेनी पड़ेगी बांग्लादेश से। तो त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने कहा है कि भैया अगर आप परमिशन दे देते तो हम त्रिपुरा के अगरतला में पीने के पानी का यूज कर पाएंगे इस नदी के पानी से। ठीक है, बांग्लादेश अगर इसकी परमिशन अभी तो केवल मांगी है, बांग्लादेश का कोई रिस्पांस नहीं आया है, बांग्लादेश परमिट कर देता है तो फिर सेंट्रल की मंजूरी चाहिए होगी त्रिपुरा को और उसके बाद वो तितास रिवर के पानी का यूज कर पाएगा अगरतला में ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो ये तितास रिवर अभी सुर्खियों में है। त्रिपुरा हिल्स इंडिया नियर अगरतला इसका उद्गम देखने को मिलता है। अधिकतर इसका बहाव क्षेत्र बांग्लादेश में, ये भी एक कारण है, इसका अधिकतर बहाव क्षेत्र बांग्लादेश में देखने को मिलता है। 98 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तितास हिल त्रिपुरा से निकलती है और फिर जो तितास नदी है, तितास हिल है त्रिपुरा में, यहां से इसका उद्गम होता है, बांग्लादेश में जाती है और मेघना नदी से मिल जाती है। लास्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने किस पेड़ की प्रजाति पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, एक एक्सपर्ट कमेटी या पैनल गठित किया गया था कुछ समय पहले। इसने अपनी रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को सौंपी और इस रिकमेंडेशन में इस कमेटी ने, इस एक्सपर्ट पैनल ने कहा है कि इंडिया में कोनोकॉर्पस नाम का जो पौधा है, पेड़ की जो प्रजाति है, स्पीशीज है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तो ये एक पेड़ की प्रजाति है जिसका नाम है, कहां गया नाम, एक आक्रामक प्रजाति है पेड़ की प्रजाति जिसका नाम है यहीं मिल रहा है, कोनोकॉर्पस प्रजाति या स्पीशीज पेड़ की। अब हुआ यह है कि भाई इसको क्यों प्रतिबंधित करना है, क्यों रिकमेंडेशन की गई है सुप्रीम कोर्ट को कि पेड़ की इस प्रजाति को प्रतिबंधित कर दो? देखिए इसके कुछ फायदे भी है वैसे। एक तो सजावटी प्लांट है ये, मतलब अर्बन एरियाज में सजावट के लिए इसका यूज किया जाता है, कैनोपी वगैरह बनाई जाती है घरों के ऊपर। प्लांट एक तो गर्मी को कम करता है और एयर को प्यूरिफाई भी करता है। इससे इंडिया में या तो
अगर हम देखें तो कोनोकॉर्पस के नाम से स्पेशली से जाना ही जाता है। इसके अलावा इसे बुटन वुड्स भी कहा जाता है, बटन वुड्स, ठीक है, बटन वुड्स कहा जाता है। और कहीं कहीं से बटन मैंग्रोव के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको हिंदी में तो एक पर्टिकुलर नाम नहीं मिलता, लेकिन कोनोकॉर्पस के नाम से ये फेमस है, बटन वुड कहा जाता है। और कुछ लोकल एरिया में डामास के नाम से भी, या दामास के नाम से पुकारा जाता है। ये पता है एक तरीके का ऐसा प्लांट है जो कि इंडिया का मूल प्लांट नहीं है, मूल स्पीशीज नहीं है, ये बाहर से आई है। ये प्लांट मेनली अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका के एरिया में, सोमालिया, यमन, अरेबियन पेनिनसुला के जो देश है वहां देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे सर ये तो अच्छा है, एयर भी प्यूरिफाई कर रहा है, गर्मी को भी कम कर रहा है, लेकिन इसे कहा जाता है आक्रामक प्रजाति की कैटेगरी में शामिल करो, ये पैनल ने कहा है। एक तो प्रतिबंधित करो और आक्रामक प्रजाति की श्रेणी में शामिल करो, क्योंकि ये जो स्पीशीज है ना, आसपास जो इसकी पड़ोसी स्पीशीज होती है उनको खत्म कर देती है, क्योंकि ये वहां के पानी को सुखा देती है, ग्राउंड वाटर को खत्म कर देती है। इससे जो दूसरे प्लांट है ना उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और वो खत्म हो जाते हैं, पहली चीज। इसके अलावा जो इनकी रूट्स हैं बहुत ज्यादा फैलती है, जैसे हमने बरगद की देखी होगी वैसे इनसे बहुत ज्यादा फैलती है। पाइपलाइंस, फुटपाथ, बिल्डिंग ये डैमेज हो सकती है जहां पर भी ये पेड़ रहेंगे। और इसके अलावा इनके जो छिद्र होता है ना उसमें से एक बोल सकते हैं दाने और रेशे टाइप कुछ निकलता है, उनसे अस्थमा जैसी बीमारी, एलर्जी जैसी बीमारी बहुत ज्यादा फैलती। ओके, अपने आसपास के एरिया में ये बायोडाइवर्सिटी को भी मार देते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जो पैनल है, जो विशेषज्ञ कमेटी है, उसने रिकमेंड किया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट को कि भैया इस स्पीशीज को आप खत्म कर दो, इंडिया में पूरी तरीके से प्रतिबंधित की जानी चाहिए। इंडिया में दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये पाई जाती है। 2 राज्य तो यहाँ तक प्रतिबंधित कर भी चुके हैं, गुजरात और तमिलनाडु। इन्होंने अपने यहाँ पर इस पेड़ को लगाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट को वहां की जो विशेषज्ञ कमेटी जो पहले बनाई थी उसने भी रिकमेंड किया है कि आप पेड़ की ये जो स्पीशीज है कोनोकॉर्पस ट्री, इसको पूर्णतः कर दो प्रतिबंधित, ठीक है, वृक्ष की प्रजाति। तो यहां पर हमने 1 सितंबर के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के हमारे क्वेश्चन आंसर को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था पुनात संगचू सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत द्वारा वित्त पोषित किया गया, किस देश में बनाया गया? तो इससे बनाया गया है भूटान में। किस भारतीय को इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो ये हो जाते हैं कौन? उर्जित पटेल। नुआखाई त्योहार मनाया जाता है भारत के ओडिशा राज्य में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में भारत के लिए सबसे बेहतर रैंक किस शहर ने प्राप्त की है? तो यह प्राप्त की है दिल्ली ने। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए हैं आकाश त्रिपाठी। नारी 2025 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया गया नेशनल कमीशन फॉर विमेन के द्वारा। साइंटिफिक पैनल ऑन एआई ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस इनिशिएटिव किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू की गई है? तो इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत रोजगार हेतु पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे, किस राज्य में शुरू की गई? तो इसे शुरू किया गया कहां पर? बिहार राज्य में। माउंट शिन्मो एडेके ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ज्वालामुखी है जापान में। और लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन के 5th एडिशन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है गोवा में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, डिटेल में हमने डिस्कस किए थे सारे क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन था भारत में किसे मसालों का बगीचा कहा जाता है? कौन सा स्टेट है? तो ये केरला है, मसालों का बगीचा। स्वराज पार्टी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को। वायुमंडल की सबसे निचली जो लेयर होती है, परत होती है, उसे ट्रोपोस्फियर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी का अध्यक्ष कौन है?
और विश्व में सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी कौन सी है? तीनों क्वेश्चन को पॉज करके आराम से नोट करो और आंसर कीजिएगा कमेंट में। कोशिश कीजिए कि गूगल से आंसर ना निकालना पड़े और आपको इसके आंसर पता हो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मुलाकात करते, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।